उपचुनाव का रण बिल्कुल तैयार हो चुका है और जिस बात का इंतजार किया जा रहा था उसका भी फैसला हो ही गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। तारीख 3 नवंबर, याद कर लीजिए। 28 सीटों के मतदाता याद कर लें, ये वो तारीख जिस दिन उनको चुनाव करना है कि किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजना है। नतीजे आ जाएंगे 10 नवंबर को। तो ये सीटें आपको बता रहे हैं किन सीटों पर उपचुनाव है। 28 सीटें हैं। इन सीटों पर उपचुनाव का रण होने वाला है। पहले से तैयारी कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से हो रही थी और मतगणना 10 नवंबर को होगी। नतीजे इसी दिन आ जाएंगे। रणभेरी बज गई है। कुछ ही देर पहले, अब से बिल्कुल कुछ ही देर पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया। तारीखों का इंतजार किया जा रहा था। 29 तारीख पहले बताई गई थी जब यह बताया गया कि बिहार में चुनाव होंगे 3 फेज में। तभी उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन 29 तारीख कह दी गई कि 29 तारीख को हम बताएंगे आपको कि कितनी सीटों पर कितनी तारीख को मतदान होना है। तो यह तय कर दिया गया कि 3 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए तारीख तय कर दी गई है। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और इसके अलावा अधिसूचना के लिए अलग तारीख दी गई है। साथ ही नामांकन दाखिले की आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है। नाम वापस लेने की तारीख भी तय की गई है। लेकिन ये 3 नवंबर की तारीख आप याद कर लीजिए। 3 नवंबर की तारीख इसलिए क्योंकि इसी दिन आपको चुनना है, अपने प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को चुनना है। कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। और ये देखिए नीचे आपको हम दिखा भी रहे हैं कि क्या है गणित, क्या है चुनावी गणित, क्या है अभी फिलहाल चुनावी गणित क्या है। एमपी में उपचुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन चुनावी गणित क्या कहता है, कैसी स्थिति परिस्थिति अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की है विधानसभा में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी एक सीट पर उपचुनाव, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों मिलाकर 29 सीटें हो जाती है। 28 सीटें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 25 सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे देने की वजह से खाली हो गई, क्योंकि ये सभी विधायक इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां के विधायकों का देहांत हो गया। इसके बाद यहां पर उपचुनाव कुल मिलाकर 28 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ की 1 सीट मरवाई, जहां पर अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। और उपचुनाव क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस छोड़ दी थी कहां, पौरी, अशोकनगर, यहाँ कांग्रेस छोड़कर प्रत्याशी जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। और 3 सीटें ऐसी हैं जो कि निधन की वजह से खाली हुई थी। तो कुल मिलाकर 28 सीटें। और अभी स्थिति, मौजूदा विधानसभा की स्थिति आप देख सकते हैं। खाली सीटें 28 हैं, अन्य 4 हैं। बीजेपी की स्थिति है 107 की, कांग्रेस के पास 88, बीएसपी के पास 2, सपा के पास 1, अन्य 4, खाली सीटें 28 और कुल मिलाकर 230 की स्थिति है। तो यह मौजूदा विधानसभा की स्थिति मध्य प्रदेश में आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस को अगर वापसी करनी है, यह 2018 की स्थिति भी देख लीजिए। 114 कांग्रेस के कुल विधायक जीते थे और बीजेपी के 109 जीते थे। बीएसपी के 2 थे, सपा का 1 था और बाकी निर्दलीय थे। और अब स्थिति जो है बिल्कुल अलग हो चुकी है। और अभी अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सबसे पहले उन्हीं से जानकारी लेते हैं। अशरफ, इंतजार था और आखिरकार घोषणा कर दी गई। 3 नवंबर की तारीख अब मतदाताओं को याद रखनी होगी। बिल्कुल पुनीत, 3 नवंबर को जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। और दिवाली से पहले 10 नवंबर को, जैसा लगातार बताया जा रहा था वैसा ही हो रहा है, 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो लोग जीतेंगे, या ये कहा जाए कि सरकार के पक्ष में, शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में अगर जनता का फैसला आता है तो दिवाली 10 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में सरकार की बन जाएगी। और अगर कहीं कुछ इसके विपरीत हुआ तो कमलनाथ के घर में 10 नवंबर को रोशनी होगी, उनके हक में फैसला आ सकता है। जो भी फैसला होगा वो 10 नवंबर को जनता के सामने, सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जनता 3 नवंबर को अपने फैसले का, जो उन्होंने अपने उम्मीदवार या अपनी सरकारों के लिए चुना है, जो उन्होंने का जनादेश होगा, वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। आज जो एक लंबी बैठक हुई है उसमें फैसला कर लिया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 56 सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। और उपचुनाव के लिए उन्होंने पूरी रणनीति, या ये कहा जाए कि एसओपी जो होती है, दिशा निर्देश, वो जारी कर दिए गए हैं।
कोई भी उम्मीदवार अगर चाहे तो अपनी जो उनको जमानत राशि जमा करनी होती है वो ऑनलाइन कर सकता है, और नामांकन के लिए भी 2 आदमी साथ रहेंगे और 2 ही गाड़ियां रहेंगी, ज्यादा लंबा काफिला नहीं रहेगा। डोर टू डोर जो प्रचार किया जाएगा वो सिर्फ 5 आदमी कर सकते हैं उम्मीदवार के समेत। तो इस तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। पुनीत, एक चीज इसमें और आपको खास मैं बता दूं कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान कोई उम्मीदवार अगर कोरोना से पीड़ित होता है तो उसका चुनाव प्रचार समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के जो दिशा निर्देश है उनको लागू चुनाव आयोग कराएगा, और चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है अगर कोई पीड़ित होता है तो उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा या क्वारंटीन होना पड़ेगा। और साथ साथ अगर कोई उम्मीदवार है तो चुनाव प्रचार करता है तो उसके समर्थक भी रहते हैं, जो प्रमुख समर्थक उनके उम्मीदवार के साथ होंगे उन्हें अपना टेस्ट कराना होगा और क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो किस्मत अपना चुनाव मैदान में आजमाएंगे उम्मीदवार, उनके लिए भी रहेगी कि वो किसी भी तरह से चुनाव कोरोना से संक्रमित ना हो। अगर वो ऐसा होता है तो उनका चुनाव प्रचार से पहले ही प्रचार खत्म हो जाएगा, उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटीन रहना पड़ेगा, उनके प्रमुख समर्थक हैं उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रचार का क्या स्थिति होगी, वो किसी भी पार्टी के हो क्या हो। तो ये जब खुद अगर उम्मीदवार चुनाव प्रचार नहीं करेगा तो उसकी हालत क्या होगी, जीत हार जनता कैसे तय करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, और साथ साथ ये भी बता दिया गया कि जिन जिलों में जो बड़ी सभाएं की जाएंगी, जहां पर मान लीजिए मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री को बुलाए जाते हैं, तो उसके लिए इजाजत जिला प्रशासन को देनी होगी, और जिला प्रशासन की अनुमति के बिना सभा नहीं हो सकती। साथ साथ ही जिला प्रशासन ने पहले ही यहां चुनाव आयोग को राज्य की तरफ से सूची दी गई है कि कहां पर चुनाव कराया जा सकते, माफ कीजिए जनसभाएं करा सकती है। उन जनसभाओं का जो मैदान होंगे उनका पहले से ही चिन्हित कर लिया गया, और उन मैदान के अंदर जहां जनसभा होगी वहां पर सामाजिक दूरी, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, कि उसका भी इंतजाम किया जाएगा। मैदान पर गोले बनाए जाएंगे जहां पर जो लोग होंगे, आम लोग जो अपने उम्मीदवार को सुनने आएंगे वहां वो बैठेंगे। इस तरह का इंतजाम पहले से कर लिया गया है। पुनीत, और जो वोटर्स जो होंगे, जो जिनको वोटिंग करना है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, उसके लिए क्या गाइडलाइन तय की गई है चुनाव आयोग की तरफ से? इसके अलावा एक पोलिंग बूथ पर कितने लोग होंगे और क्या तैयारियां होंगी, इसके बारे में भी कुछ बताया गया है? तो उन सब चीजों को स्थिति साफ कर दी गई है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और वो मतदान करना चाहता है तो वो सबसे आखिर में जाएगा, आखिर के घंटे में वो मतदान करेगा। और इस बार जो मतदान का समय है वो इसी वजह से 1 घंटा ज्यादा बढ़ाया गया है। ये मतदान 5 बजे के बजाय 5 बजे तक के बजाय शाम को 6 बजे तक किया जाएगा। तो ये 1 घंटे की अवधि बढ़ाई गई, और साथ साथ ये है कि जब आप कोई मतदान करने आते हैं तो वहां पर मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, ग्लव्स की व्यवस्था भी की गई है। साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं तो उनको असुविधा ना हो तो उसके लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम मतदान केंद्रों पर किया गया, और एक मतदान केंद्र पर 1000 से ज्यादा मतदाता वो अपना मतदान नहीं कर सकते। इससे पहले 1500 की व्यवस्था थी कि एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता होते थे, लेकिन इस बार कोरोना चल रहा है तो इसकी भीड़ ना हो इस वजह से जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई। 1000 कर दी गई है। ठीक है, आप हमारे साथ अशरफ बने रहिए। अजय यादव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे रुक कर लेते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। और रणभेरी बच गई है, तैयारी कितनी? कांग्रेस अभी कुछ दिन पहले ही 3 दिन हो गए, कमलनाथ जी की बात याद आ गई। वो बोल रहे थे कि बीजेपी तो चुनाव से भागने की कोशिश कर रही है, आज ऐलान हो गया। देखिए पुनीत जी, निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के 28 उपचुनावों की घोषणा की कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। प्रदेश की जनता को तरीके से बनाई गई नोटों की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है, और ऐसे समय में एक और संयोग में आपको बताना चाहता हूं, भगवान का आशीर्वाद भी कमलनाथ जी के साथ है। हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं। मंगलवार के दिन ही मतदान है, मंगलवार के दिन ही मतगणना है, और 11 दिसंबर 2018 को भी मंगलवार के दिन ही कांग्रेस पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी थी। और आज भी मंगलवार चुनाव का ऐलान भी आज हुआ है।
मंगलवार है, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद भी कमलनाथ जी के साथ है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की सरकार चलाई जा रही है, एक अल्पमत की सरकार ने जिस तरह से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करी, आप देखिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले 1 घंटे पहले तक घोषणाएं की जा रही है, जबकि आपको पता है कि 1 घंटे बाद आचार संहिता लगने वाली है और उन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है वहां के लिए फर्जी योजनाएं घोषित की जा रही हैं, जबकि कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह काम आपने 6 महीने में नहीं किए, जब आप 20 मार्च के बाद सरकार में आए 6 महीने में तो योजना। लेकिन अजय जी, ये बातें गिना क्यों रही है कांग्रेस? कांग्रेस तो खुद दावा कर रही है ना कि हमारी स्थिति तो जमीन पर बहुत मजबूत है, तो फिर कांग्रेस को इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष अग्रवाल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। तैयारी कितनी? अभी तक लिस्ट नहीं आई, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर दी, केवल 4 सीटों पर अभी केवल नाम की घोषणा बाकी है और आपके यहां भी मंथन चल रहा है। कैसे तैयारी करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? जमीन पर भले कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नाम आधिकारिक रूप से भी तो घोषित होना जरूरी है। देखिए पुनीत जी, बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैलेंडर के अनुसार काम कर रही है। हमारा बूथ समिति, हमारा बूथ कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, हर व्यक्ति तैयार है कि 15 माह चली कमलनाथ सरकार के कुशासन और वादा खिलाफी का एक आमूलचूल जवाब इस समय दिग्विजय और कमलनाथ जी की जोड़ी को मिल जाए। मुझे बड़ा ही हर्ष होता है जब कांग्रेसी, जो कभी तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, मंदिर जाने वालों को छेड़ने वाला बताते थे, हिंदू को आतंकवादी बताते थे, आज वो राम भक्त या हनुमान भक्त होने का दावा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सही दिशा में है। तीसरी बात, देखिए कांग्रेस तो अभी तक अपने सेना में भर्ती कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने सेनापतियों के नेतृत्व में रण में भी उतर आई है। ये 5 महीने की जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, इसकी उपलब्धियों और विकास की गाथाओं को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। चुनाव पुनीत जी, हमने तय किया है कि भारतीय राजनीति को हमें विकासवाद और राष्ट्रवाद पे मोड़ना है और कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 15 माह में कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी की, जो अत्याचार किए, वो क्यों किए और जनता में अप्रासंगिक किए हैं नहीं, ये चुनाव साबित कर देंगे। तीसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी के सभी उपचुनावों पे कैंडिडेट जो हैं वो तय हो चुके हैं, विचार हो चुका है और हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। बहुत जल्दी उनकी एक आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह काम कर रही है और हमारा हर कार्यकर्ता इन 28 उपचुनावों को जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति को डालने के लिए तत्पर है, तैयार। आज कैबिनेट की बैठक हुई, उन सीटों को खास तौर पर फोकस किया गया जहां जहां उपचुनाव है और उन सीटों को लेकर फैसले लिए गए। इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि उसके 3 घंटे भी नहीं बीते और उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, आचार संहिता लग गई। देखिए, मैं हमेशा से इसको सकारात्मक रूप से लेता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि चुनाव जातिवाद, परिवारवाद या तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, आपकी योजनाओं को जनता तक आप कितना क्रियान्वयन कराने में सफल हुए, कितने आपके बेनिफिशियरीज थे, हितग्राही थे, इन पर होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, अपने हितग्राहियों के बेसिस पर चुनाव को ले जाना चाहती है। जब 15 माह की कमलनाथ सरकार थी तो एक डायलॉग आपको कमलनाथ जी के मुंह से सुनने को मिलता था कि खजाना खाली है, और जब से शिवराज सिंह जी चौहान ने गद्दी संभाली है, 40,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, 4,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जनता के खाते में हम पहुंचा चुके हैं। नहीं, लेकिन तो एक बात यहां पर हमारी बीच में रोकना चाहूंगा आशीष जी, एक बात मैं आपको बताता हूं, एक बात मुझे, मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। मुख्यमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि खजाना खाली नहीं है, कमलनाथ जी को याद भी करते हैं। आऊंगा मेरे पास, मैं अजय जी आपके पास। कमलनाथ जी को याद करते हैं कि एक मुख्यमंत्री ऐसा था और एक मुख्यमंत्री ऐसा, उन्होंने यह भी कहा कि जितना कर्जा लेना होगा मैं लूंगा, लेकिन अपने प्रदेश की जनता को कभी नुकसान नहीं सहने दूंगा या प्रदेश की जनता के विकास कार्यों को नहीं रोकूंगा, या कर्जे की रकम का जो भुगतान करना होगा, इसके साथ इसके ऊपर जो ब्याज देना होगा, वो किसकी जेब से जाता है? देखिए, सबसे पहले तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सरकार क्या होती है, बजट क्या होता है? सरकार कर के माध्यम से जनता से एक पैसा लेती है और उसमें कहीं पर भी योजनाओं के लिए आवश्यकता होती है तो कर्ज लिया जाता है। और
कर्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कितना कर्ज पर जो ब्याज है आपके रेवेन्यू का प्रतिशत है, इससे तय होता है। 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो कर्ज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में था वो रेवेन्यू का लगभग 23% ब्याज में से जाता था और वर्तमान में लगभग 7 से 8% जाता है। अब कांग्रेस ही तो भ्रम फैलाने में, मैं अभी जो एक आंकड़ा कह रहा था उसको मैं एक आधिकारिक आंकड़ा देता हूं। 15 महीने के वक्त में आप लोग याद नहीं करते हैं जब कमलनाथ सरकार बार बार जब कर्ज लेती है तब फिर बोलते हैं कि कर्ज बार बार सरकार कर्ज लेके घी पी रही है, गलत जगह इस्तेमाल कर रही है इस पैसे को। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अजय जी की बात सुन लेते फिर जवाब भी लूंगा मैं आपसे। देखिए पुनीत जी, दो तरह की सरकारों का चयन जनता के बीच में, एक जुमलेबाजी में पैसा नहीं लगता है। बोलिए अजय जी। चलिए, लगता है कि सिग्नल कुछ आ गया सिग्नल, बताइए अजय जी। पुनीत जी, दो तरह की पार्टी और दो तरह के विकल्प जनता के बीच में है। एक जुमलेबाजों की पार्टी, जुमलेबाजी में पैसा नहीं लगता है। कमलनाथ जी को काम करना था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 20 रुपए किसी को नहीं मिले। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 11,600 करोड़ रुपए पैसे खर्च किए जिसमें पैसा लगता है। और जहां आपकी सरकार को पैसा खर्च करना था, आपने प्रदेश के तमाम अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी, कहा गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आपने कन्यादान की राशि कम करी क्योंकि आपके मंत्री ने कहा कि इतना पैसा हमारी सरकार नहीं दे सकती है। आपने किसान कर्जा माफी की योजना का अगला चरण रोका क्योंकि आपने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। और अब जो आप कर रहे हैं वो केवल जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी में कोई पैसा नहीं लगता है। 4,000 करोड़ कह दीजिए, 40,000 करोड़ कह दीजिए, 4 लाख करोड़ कह दीजिए, कहना ही तो है। आपने सरकार बनते ही एक योजना लाए, चंबल एक्सप्रेस वे, 6 महीने में भूमि अधिग्रहण तक शुरू नहीं हुआ। यह है जुमलेबाजों की सरकार। और एक कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसने 15 महीने में योजनाएं जमीन पे पहुंचाई। हमने भोपाल इंदौर के प्रोजेक्ट मेट्रो के जमीन पे पहुंचाए। तो किस बात को लेकर उतरेंगे मैदान में? उतरेंगे तो किस बात को लेकर? 15 महीने के काम को लेकर उतरेंगे या फिर जिन्होंने पाला बदल लिया उनकी बात को लेकर उतरेंगे? हम ये कहा जाएगा कांग्रेस की तरफ से कि हमको टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ, किस बात को लेकर मैदान में जाने वाले हैं आप लोग? पुनीत जी, दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक सरकार जिसने 15 महीने में अपने 70% वादे पूरे किए, वो जनता के सामने भाजपा ने स्वीकार कर लिया। हम तो अतिथि विद्यालयों को भी नियमित करने जा रहे थे, आज ही सबके सामने सार्वजनिक रूप से नोटशीट आई मंत्री जी की, हमने कर्जा माफ किया। और बकाया कर्जा माफ, वो बकाया काम हम कर रहे थे। और एक वो सरकार जिन्होंने भ्रष्टाचार, सभी तरह के माफिया को संरक्षण दिया और एक चलती हुई सरकार गिरा दी। तो जनता समझती है कि बिके हुए नोटों की बनाई हुई सरकार ठीक है या वो सरकार जिसने 15 महीने में काम किया। जुमलेबाजी, हमने 20 लाख करोड़ दे दिए, हमने 50 लाख करोड़ दे दिए, हमने 1 लाख करोड़ दे दिए। अरे बताइए, योजनाएं क्यों बंद कर दी अगर आपके पास पैसा था? मुझे बताइए, आप प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जैसा काम रोकते हैं, जबकि वेतन वृद्धि कभी नहीं रोकी जाती है अगर सरकार के पास पैसा था। प्रमाणित है, केवल और केवल जुमले हैं। जनता के बीच में स्पष्ट चयन है। कमलनाथ जी ठीक है। मैं आपके पास आशीष जी आऊंगा, लेकिन उसके पहले अशरफ हमारे सहयोगी दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चल लेते हैं। एक छत्तीसगढ़ की भी एक सीट है, मरवाई, बहुत छत्तीसगढ़ में इस सीट का अपने आप में बहुत महत्व है, यहां पर भी उपचुनाव होना है। अशरफ, बिल्कुल पुनीत, देखिए मरवाही जो सीट है एक तरह से बहुत प्रतिष्ठित थी। अभी तक ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो संस्थापक अध्यक्ष थे अजीत जोगी, उन्हीं के पास रहती थी। अब इस सीट को कांग्रेस या बीजेपी दोनों अपने खाते में करना चाहते हैं कि ये हमारे खाते में आ जाए। वहीं अजीत जोगी के पुत्र हैं अमित जोगी, वो इस सीट पर चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। तो जनता की जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं,
हो सकता है वो अमित जोगी के साथ चली जाए और वो उनको ये सीट मिल जाए। लेकिन जो दावा किया जा रहा है दोनों तरफ से, कांग्रेस और भाजपा की तरफ से, वो यही किया जा रहा है कि जब मरवाही की जनता त्रस्त है और इस बार वो कांग्रेस के पक्ष में खड़ी होगी, क्योंकि पूर्व में भी अजीत जोगी कांग्रेस थे और वो उनके साथ कांग्रेस का वोटर था। तो भूपेश सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है मरवाही को अपनी तरफ खींचने के लिए कि मरवाही की जो सीट है वो उनके खाते में आ जाए। वहीं भाजपा जो है वो इसे अपने पाले में करना चाहती है और भूपेश बघेल की जो सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल है वो जनता के बीच में रखेगी कि जनता के साथ भूपेश बघेल सरकार ने क्या क्या धोखे किए हैं, किस तरह से वादा खिलाफी की है और विकास नहीं किया है। तो ये 3 त्रिकोणीय चुनाव मरवाही में नजर आ सकता है। अब फैसला 3 तारीख को हो जाएगा, कौन किसकी किस्मत में ये सीट लिखी होगी, कौन प्रतिनिधित्व करेगा विधानसभा में, मरवाही का चेहरा कौन बनेगा, इसका फैसला 3 तारीख को हो जाएगा। ईवीएम में बंद होगा और 10 नवंबर को वो जनता के सामने आएगा। बिल्कुल 10 नवंबर को वो जनता के सामने आएगा। अनुराग हमारे सहयोगी भोपाल से भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुराग, अभी तक हमने देखा, अभी तक का जो एपिसोड चला उससे अब नया एपिसोड शायद शुरू होने वाला है। हमने देखा कि बहुत सारे पाले बदले गए, बहुत सारे लोगों ने पाला बदल लिया, कोई कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, बीजेपी से कांग्रेस में चला गया। अब क्या तड़का लगाने वाली बारी आ गई है? अभी और कुछ देखना बाकी है हमको? देखिए, एक तरफ तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया और बीजेपी ने आधिकारिक रूप से भी किसी सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। यानी कि अभी समय काफ़ी बाकी है, क्योंकि नामांकन के दौरान तक इस तरीके का सियासत में खेल चलता रहता है कि दल बदल जो है नेता करते हुए नजर आते हैं। अभी भी कुछ नेताओं के, कांग्रेस में बीजेपी के नेताओं के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। बीजेपी के नेता का जो है वो उनके संपर्क में भी कुछ कांग्रेस के नेता हो सकते हैं। तो अभी उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि बीजेपी इस बात को साफ कर चुकी है कि ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवार तय हैं। 25 सीटों पर जो कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए थे उन्हीं पर बीजेपी दाव लगाने का काम करेगी। बाकी जो 3 सीटें हैं वहां पर बीजेपी को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान हो गया हो, लेकिन उम्मीदवारों के नाम के ऐलान और उसके बाद नामांकन दाखिल करने तक और नाम वापस लेने तक, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस दौरान कई तरह के उठापटक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी लगातार एक के बाद एक दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। जो करेरा से कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खट्टिक, उन्होंने कल ही बीजेपी का दामन थामा है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में कुछ और तस्वीरें भी निकल कर आ सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कहा था कि वो सभी 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 8 सीटों पर अभी तक बीएसपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, बाकी सीटों पर नाम तय होना बाकी है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन दल बदल आने वाले दिनों में दिखाई जरूर दे सकता है। ठीक है, आने वाले दिनों में और दिखाई दे सकता है, कुछ चौंकाने वाली बात भी हो सकती है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अवधेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अवधेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले तो आशीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को पूरा करें, फिर सवाल भी मेरे पास। जी, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था। मेरे मित्र अजय सिंह जी ने कुछ विषय उठाए थे, तो सबसे पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूंगा कि खजाना खाली है, ये जो बात है वो कमलनाथ जी के मुख से कई बार निकली है, और वो जो वादा खिलाफी थी, जो अपने वादों को वो पूरा नहीं कर पाए, उसको दबाने के लिए उपयोग करते थे। देखिए, पेट्रोल डीजल पर वैट इनने बढ़ाया, नई रेत नीति बनाई, नई शराब नीति बनाई, खनन नीति में इन्होंने परिवर्तन करने का प्रयास किया, परंतु उसके बाद भी 10 दिन में किसान का कर्ज माफ हुआ क्या? 10 दिन में किसान का कर्ज तो छोड़िए, 15 माह तक नहीं कर पाई। अजय सिंह जी बैठे हैं, मुझे एक ऐसा बेरोजगार बता दें जिसको इन्होंने 4000 रुपए भत्ता दिया हो। और तो और जितनी भी जनहितैषी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के समय से चलती थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना है हो, चाहे वो संबल योजना हो, जिसमें व्यक्ति के अंतिम जो उसकी व्यवस्था होती थी, क्रिया की, उसकी भी व्यवस्था थी। ये लोग तो लोगों का कफन का कपड़ा भी लूट के ले गए। तो विषय सिर्फ इतना है कि 15 माह में कमलनाथ जी की सरकार ने हर व्यक्ति को छला, किसान को छला, बेरोजगार को छला, बेटी को छला, महिलाओं को छला, हर वर्ग को छला,
और अब चोरी और सीनाजोरी करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब छला कुछ से ही याद समय आया, बचा छला है से कि जब आपने इनकी खुशफहमियां आशीष जी, या छला से याद आया एक बात सवाल, और ये सवाल दोनों के लिए, अजय जी आपके लिए भी, आशीष जी आपके लिए भी। आपको मालूम है कि 15 सीटें जीतकर बीएसपी सरकार बनाने वाली है और मुख्यमंत्री बीएसपी का है? आप दोनों को मालूम है क्या? पहले आशीष जी ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। राम भाई का बयान आ गया आज। देखिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, और मेरे लिए तो ये हास्यास्पद है। और बहुजन समाजवाद पार्टी क्या है, ये पूरा एक देश समझ चुका है। तो जिन लोगों ने दलितों को छला, जिन लोगों ने गरीब और मजदूर को छला, तो वो राजनीति में अब अप्रासंगिक बचे हैं। जिनके यहाँ टिकट बिकते हैं तो वो जनता में क्या प्रभाव छोड़ेंगे। दूसरा विषय देखिए, सरकार तो बड़ी स्पष्ट है। अंक गणित देख लें या कोई भी गणित समझ लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकाट्य है, अडिग है। अब तो यह सरकार को तो ये कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये बीएसपी जो है, बीएसपी ने अभी सभी 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे ही इसलिए है कि फायदा बीजेपी को हो जाए। क्या इस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो अपनी हार की पटकथा पहले से लिखने लगती है। हारती है तो दूसरे दलों पे दोष लगाती है, जैसे बीएसपी जब हारती है तो चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराती है, ईवीएम पे दोष लगाती है। बस राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे ये लोग दोष नहीं लगाते। और इतने दोष की जगह अगर ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेते या कमलनाथ जी की जगह किसी और को नेता प्रतिपक्ष बना देते या किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बना देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो कुल मिला के कांग्रेसियों में सकारात्मकता कम, नकारात्मकता ज्यादा है। और कांग्रेस जानती है ये चुनाव वो हार चुकी है, उसके तरह तरह के बहाने ढूंढने में लगी है। तरह तरह के बहाने ढूंढने में लगी है। ठीक है, अजय जी आप ये भी बताइए, रामबाई जो पुरानी सहयोगी भी आपकी रही हैं, खूब उन्होंने सरकार के पक्ष में, कमलनाथ जी के पक्ष में खूब बातें कही हैं, आपको सब याद होगा, जनता को भी सब याद है। आज वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं 15 सीटों में। देखिए पुनीत जी, रामबाई बीएसपी की नेता हैं, उनका अपना एकाधिकार है, वो अपनी पार्टी की रणनीति के हिसाब से बात करती होंगी, लेकिन हम प्रदेश की जनता के प्रति निश्चिंत हैं, जनता हमारे साथ है। आशीष जी ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और जवाब मांगना भी चाहिए। हमने रेत नीति चेंज करी, सरकार को 200 करोड़ राजस्व मिलता था, हमने 1500 करोड़ का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को दिलवाया। क्या कमलनाथ की गलती थी? हमने रेत माफिया बंद किया, हमने आबकारी नीति में चेंज किया। क्या चेंज किया? मध्य प्रदेश में जो 10 से 15% में आबकारी ठेके रिन्यू होते थे, हमने 25% में किए। तो क्या कमलनाथ सरकार की एक गलती है कि हमने सरकार को राजस्व दिलवाया? हमने 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तो कमलनाथ का दोष है ये? आपने 6 महीने में एक किसान का माफ नहीं किया और सीना चौड़ा करके बात करते हैं, वादे की बात करते हैं। 2008 में भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा था 50,000 तक का कर्जा प्रत्येक किसान का माफ होगा। बताइए 10 सालों में कितने किसानों के माफ हुए थे? हमने तो 27 लाख किसानों के करके दिए, 1000 गौशालाएं बना के दी, निराश्रित पेंशन 300 से 600 करके दी। आपने 1000 क्यों नहीं कर दी? हमने कन्यादान की राशि 51,000 करी, आपने फिर कम कर दी। आप जवाब दीजिए। ठीक है, ये योजनाएं आप गिना रहे हैं, ये किया, लेकिन इसमें फिर बीजेपी इसमें भी एक एक योजना में एक एक नुस्ख भी निकाल देती है। ये कहती है कि बेटी की शादी के लिए जो पैसा आपने 50,000 कर दिया वो दिया ही नहीं किसी को, ये भी आरोप लगाती है। फिर ये भी कहती है कि ये केवल कागजों में आपने कर्जा माफी कर दी। सब स्वीकार किया, विधानसभा में एक एक चीज स्वीकार कर रहे हैं, एक योजना स्वीकार करी, विधानसभा में हर चीज स्वीकार है। बता दीजिए अगर कन्यादान राशि में कोई घोटाला हुआ हो तो कार्रवाई क्यों नहीं करी आपकी सरकार ने? ये तो आपराधिक प्रकरण बनता था। झूठ बोलते हैं कर्जा माफी में। कमल पटेल कहते थे एफआईआर करूंगा, एक भी किसान का नहीं हुआ है। पुनीत जी, प्रदेश का दुर्भाग्य जनता भोग रही है। 90% फसलें नष्ट हो गई, 1 पैसे का मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया। पिछले साल हमारी सरकार थी, हमने सभी किसानों को मुआवजा दिया। सारी योजनाएं ठप पड़ गई हैं, केवल और केवल जुमलेबाजी हो रही है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सरकारी पैसे से रैलियां की जा रही हैं। जनता का दुर्भाग्य है, लेकिन ये 1-1.5 महीने की और कसर बची है। जनता उम्मीद रखे फिर कमलनाथ आएंगे। किस दावे से बोल रहा है मैं आपसे जानूंगा, किस दावे से आप बोल रहे हैं कि 1 महीने की कसर बची है, 1.5 महीने की कसर बची है, ये भी मैं आपसे जानूंगा। आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा। उसके पहले
छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते मेरे सहयोगी अवधेश। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से शुमार एक सीट मरवाही। अवधेश, एक ही सीट है, लेकिन इस पर कितना सरकार ने फोकस किया है, कितने विकास के लिए ताजा कई सारे बड़ी राशि जारी की है, कई सारी घोषणाएं की हैं, इससे समझ में आता है एक सीट का महत्व। भले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास सीटों का, अपने विधायकों का अंबार है, लेकिन यह सीट का महत्व बहुत कुछ तय करता है आगे कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ जोगी की जो पार्टी है उसके लिए भी। अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक सीट पे चुनाव का परिणाम तय कर देगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कांग्रेस की दशा दिशा क्या होगी वो तो तय है, मगर जोगी कांग्रेस का क्या होगा इस सीट के परिणाम से पता चल जाएगा। क्योंकि जिस सीट को लेके आज ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, आज ये आन की लड़ाई बन चुकी है कि मरवाही में सत्ताधारी दल कांग्रेस कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। अजीत जोगी जीते थे पिछले चुनाव में तकरीबन 47,000 वोटों से, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का लंबा चौड़ा इतिहास है। भवन सिंह पोते से लेके अमित जोगी से लेकर कांग्रेस पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़े थे, तमाम कांग्रेस के लोगों ने उस सीट को जीता है। अब बड़े बड़े सुरमाओं को, जो बीजेपी के सुरमा थे, उन्हें धराशायी किया। लेकिन अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई सीट पे अब गुणागणित बिल्कुल अलग हो चुका है। अजीत जोगी की पार्टी जो जोगी कांग्रेस है वो सिंपैथी के दम पे चुनावी मैदान में उतर के जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। सत्ताधारी दल कह रही है कि बीते 20 महीने में सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसके दम पे वो वोट मांगेंगे और जनता उन्हें वोट इसलिए देगी क्योंकि प्रदेश में जो विकास के काम हो रहे हैं उसे बखूबी जनता देख रही है। कांग्रेस 69 से बढ़ के 70 हो जाएगी अगर वो सीट जीत जाएगी। लेकिन इन दोनों के लड़ाई के बीच में बीजेपी का जिक्र करना बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी, अजीत जोगी जब पहली बार वहां से मरवाही से विधायक बने तो उस सीट को खाली करने वाले बीजेपी के ही विधायक थे। वो जब कांग्रेस में आए, कांग्रेस का दामन थाम लिए, वो वहां से वो सीट खाली किए। उसके बाद अजीत जोगी वहां चुनाव लड़े। 2003 में भी बंपर वोटों से अजीत जोगी जीते और तब से लेकर 2018 तक लगातार जीत होती रही। 2013 में अमित जोगी उनके जगह पे चुनाव लड़े, वो भी जीत गए। अब ऐसे में बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस हो या जोगी कांग्रेस हो, दोनों आपस में सहमत की रणनीति और राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी उस सीट को इसलिए जीतेगी क्योंकि बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्रों में जो कुछ खास काम किए हैं उसके दम पे चुनाव में जाएगी, वोट अपील करेगी। यह बात अलग है पुनीत की 2 आदिवासी सीटों पे पहले भी उपचुनाव हो चुके हैं, दंतेवाड़ा और चित्रकूट। दोनों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और दोनों जगह पे सत्ताधारी दल कांग्रेस की जीत हुई है। अब आज जब चुनाव का ऐलान कर दिया गया कि 3 नवंबर को इलेक्शन होगा तो बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से सबसे पहला काम यह किया कि चुनाव आयोग से अपील कर दी कि वहां पे आप निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। इसलिए निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बीते 1 माह से कांग्रेस की सरकार ने पूरे अमले को, पूरे प्रशासनिक तंत्र को वहां पे झोंक दिया। चाहे वो गोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने की बात हो या फिर बीते दिन 313 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन या लोकार्पण की बात हो, और उसके बाद अलग अलग जो नगर पालिका बनाना और जो ग्राम पंचायत से बदल के जो तमाम चीजें जो राजभवन तक के संज्ञान में आए हैं। तो कुल मिला के यह है कि चुनाव के ऐलान के तत्काल बाद से ही राजनीति जो आज तक अपने अपने दलों को लेकर होती थी, जीत हार की रणनीति तय होती थी, जीत के दावे किए जाते थे, अब एक दूसरे को पटकनी देने की बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक चीज और सियासी तार जब जुड़ते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन कहां से जुड़ गया, किसका कनेक्शन कहां से हो रहा है। अमित जोगी इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की खूब तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि जब चुनावी बिगुल बसता है और जब चुनावी जंग होते हैं तो ऐसे में किसकी सिंपैथी वोट कहां मिलेगी और कहां पे कौन सा कनेक्शन जुड़ेगा ये आखिरी वक्त तक पता चलता है। और शायद यही वजह है कि नामांकन के बाद भी नाम वापसी के लिए वक्त दिया गया है प्रावधानों के तहत कि कहीं अगर कोई समीकरण बन जाए, कोई अगर कहीं से भी कुछ नई गुणागणित बन जाए तो आप नाम वापस ले लीजिए। तो ठीक है। अवधेश, आप बने रहिए फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस जानकारी के लिए। और चुनाव तारीख का ऐलान होते ही जीत के दावे प्रति दावे सब कुछ हो रहा है। बीजेपी ने अपनी जीत का दावा कर दिया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव उन्होंने बयान दिया, जनता बीजेपी के साथ है। 15 महीने में कांग्रेस ने विकास के लिए कुछ काम नहीं किया, वो ये कहते नजर आए। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। विश्वास सारंग जी, अब ऑफिशियल बिगुल बज गया है, क्या उम्मीद आपको चुनाव से? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उसमें ना कोई शक है ना शुमार है। इस मध्य प्रदेश में जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा और उसके बाद 15 महीने कांग्रेस का शासन भी देखा। कांग्रेस में जिस प्रकार की अराजकता, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, केवल और केवल कांग्रेस के गुर्गों की जेब भरने के लिए सरकार चली। पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार गरीब की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार विकास की, कल्याण की सरकार है। तो निश्चित रूप से जनता तो भाजपा का साथ देगी। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कौन कौन से विषय होंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार दल बदल का विषय उठा रहे हैं, आप लोग डेवलपमेंट का विषय उठा रहे हैं। सीधा सीधा विकास ही मुद्दा है, जनता का कल्याण। मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन सके, ये हमारा लक्ष्य है और इसीलिए हम सरकार चलाते हैं। वो तो बाय डिफॉल्ट आए थे 15 महीने, उनको भगवान ने मौका दिया था। देखिए, उस समय कोई जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया था, पर उसके बाद भी पचा नहीं पाए पावर को। मुख्यमंत्री निवास पर, कमलनाथ के निवास पर बैठे हुए लोगों पर आयकर के छापे पड़ते हैं, तबादला उद्योग चलता है, भ्रष्टाचार लगातार चलता है, कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है, किसान का कर्जा माफ नहीं होता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस देती नहीं है। फिर कांग्रेस को वोट कौन देगा? केवल भाजपा जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कितनी सीटों पर आपको लगता है कि कितनी वाली अंकगणित की बात नहीं है, पूरी सीट भाजपा जीतेगी। तो ये है विश्वास सारंग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता बीजेपी का साथ देगी। अब देखना ये है कि आखिरकार मतदान वाले दिन जो नतीजे हैं वो किसके खाते में ईवीएम में कैद होंगे और मतगणना के दिन किसकी किस्मत अनलॉक होगी। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी हैं। राठौर जी, अब आधिकारिक तौर पर बिगुल बज गया है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है, कितनी उम्मीद आप इस चुनाव से लगाए हुए हैं? देखिए, हम लोगों ने तो तैयारी पहले से ही कर ली थी। चुनाव की बात आज हो रही है, हम तो आज से कम 10 और 15 दिन पहले हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी थी। संगठन के स्तर पे मुख्य रूप से जो है ब्लॉक के बाद हमारा मंडलम के बाद सेक्टर, बूथ और पेज प्रभारी तक की बात होती है, वो हमारी अपनी तैयारियां पूरी हो गई थी। चुनाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम भी घोषित हो गए हैं, जो रह गए हैं 2-1 दिन के अंदर, उम्मीद है वो भी हो जाएंगे। तो जो पार्टी की तरफ से तैयारी होनी थी वो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और सही मायने में अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव है ये केवल उन विधानसभाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव पूरे मध्य प्रदेश के लिए और देश की निगाहें मध्य प्रदेश के ऊपर हैं। और वो इसलिए कि जितना इतिहास में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं, इतने एक साथ कभी उपचुनाव हुए नहीं। और ये उपचुनाव हो नहीं रहे हैं, ये उपचुनाव जनता जनार्दन के ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जाने वाले चुनाव हैं, और वो भी अपने स्वार्थों की खातिर। अपने मतलब में लोग, चाहे पैसे का स्वार्थ हो, चाहे पद का स्वार्थ हो, चाहे और अन्य तरीके के दबाव हों, उनकी वजह से इधर से उधर गए हैं और ये चुनाव लोगों के ऊपर पड़ा है, जिसका भार भी आम जनता के ऊपर पड़ना है। तो इसलिए इस चुनाव की तैयारी कांग्रेस के वर्कर के साथ साथ जनता जनार्दन भी कर रही है। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई हैं कोरोना काल के उसमें, तो वो सारे लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो जनता जनार्दन का ध्यान नहीं रखती है, केवल चुनिंदा उद्योगपतियों का ध्यान रखती है, जो तकलीफ में खड़ी नहीं होती है, जो मजदूर को जो है अपने घर तक जाने की व्यवस्था ठीक से न कर पाए। जब लाखों दर दर की ठोकर खा के लोग कई मारे जाएं और घायल हों और परेशान हों, और जब हम कांग्रेस शोर मचाए उसके बाद ये नींद से जागे, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। झूठी बातें करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, और गलत तरीके से जो थोपी हुई सरकार है वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए आम आदमी भी इस चुनाव की तैयारी कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। अब देखना ये है कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा करती है, क्योंकि चुनाव में जनता ही जनार्दन है।
कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस के चुनाव को लेके पूरी तैयारियां हैं। हम अपने 24 प्रत्याशी भी घोषित कर चुके हैं। बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक, मंडल स्तर तक हमारी बैठकों का दौर भी जारी है। पूरी तैयारियां हैं और निश्चित तौर पे इन 28 सीटों पे हमारी विजय होगी। सारी सीटें हम जीतेंगे और भाजपा ने जो जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, उसको जनता जरूर जवाब देगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो आप सुन रहे थे विश्वास सारंग की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि हम तो सारी सीटें जीत लेंगे। उन्होंने कहा है कि वो जनता ने मैंडेट नहीं दिया था, वो तो भगवान ने सरकार बना दी थी जैसे तैसे। कि दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि ये तो थोपा गया चुनाव है और जनता सब सोचकर बैठी है। इधर कमलनाथ ने ट्वीट किया है, उपचुनाव की तारीखों का जैसे ऐलान किया गया तो ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया है। और क्या ट्वीट किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा का स्वागत उन्होंने किया और पूरी तरह से तैयार है। हमने अभी तक 24 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। और ये भी कि 4 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनका भी नाम जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अजय यादव कांग्रेस के प्रवक्ता, आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, अभी हम सुन रहे थे विश्वास सारंग को जनता ने मैंडेट नहीं दिया, वो तो भगवान ने सरकार बना दी थी। तो जनता ने तो बीजेपी को भी मैंडेट नहीं दिया था, सरकार तो आपकी भी चल रही है। ठीक है ना, तो तभी तो हमने इनको आगे कर दिया था। पिछले जो उपचुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत अधिक था और कुछ एक ऐसी सीटें थी जिसके अंतर के कारण इनके सीट संख्या कुछ ज्यादा थी, परंतु जो एक बहुमत के आंकड़े से थे उससे ये भी दूर थे, हम भी दूर थे। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़ कर भी अगर हम मत प्रतिशत में इनके आगे हैं और हमारे नेता शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता अगर इनसे आ गया तो वो स्पष्ट दिखाती है कि 15 साल बाद भी मतदाता के मन में कांग्रेसी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। बार एक चीज आशीष जी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी क्या ये वोट प्रतिशत से तो नतीजे घोषित होते नहीं, ये सीटों से नतीजे घोषित होते हैं। बीजेपी बार बार इस बात की दलील देती है, लेकिन सीटों की संख्या तो माननी पड़ेगी ना हमको। आप माना वोट प्रतिशत बीजेपी का अच्छा था, लेकिन बाद में जब परिस्थिति बनी तब भी बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई? तब आपकी परिस्थिति, इस परिस्थिति में आप नहीं थे सर। कांग्रेस की तो परिस्थिति ज्यादा अच्छी थी, फिर तो उसी वक्त चुनाव में उतर जाना चाहिए था। पुनीत जी देखिए, आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं। सबसे पहले तो ये तो मानते हैं ना कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही पिछले विधानसभा चुनावों में बहुमत नहीं मिला। इससे कोई दो राय हो तो बताएं। अब जब इन दोनों के बाद अगर हम देखेंगे तो मत प्रतिशत इसलिए काउंट होता है कि पूरे मध्य प्रदेश ने किस पार्टी को अपना समर्थन दिया, भले ही उसकी संवैधानिकता ना हो, संवैधानिकता सीट की हो, परंतु जनता का मन जानने के लिए कि 15 साल चली हमारी सरकार जनता के हृदय में कितना उतर पाई। क्योंकि जब लोग मान के चलते हैं कि 5 साल के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी के कारण सरकार चली जाएगी, 15 साल के बाद भी मत प्रतिशत में अधिक होना अपने आप में एक संतुष्टि वाला विषय है। जब कांग्रेस अपने अंतर्कलह को नहीं दबा पाई, अपने ही बोझ से गिर पड़ी और जनता में जो भ्रम और सनसनी फैलाने वाले जो उन्होंने वादा किए था कि 10 दिन में कर्ज माफ 2 लाख तक का, वो नहीं हो पाया। बेरोजगारों को भत्ता 4000 वो नहीं मिला और प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा, तबादला उद्योग चला, जो एक अपराध होते थे उनके ग्राफ लगातार बढ़ते गए। तो एक आम चुनाव में जनता को और मध्य प्रदेश ना जाए, इसके लिए हमने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार संभाली। और 23 मार्च के बाद जिस तरह से कोरोना के बचाव में मध्य प्रदेश इस देश में 15वें-16वें नंबर पर है, यानी कि बेहतर परिस्थितियों में है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 40,500 करोड़ रुपए जनता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पहुंचा दिए हैं, तो यह स्पष्ट बताता है कि 5 माह की जो शिवराज सिंह जी की सरकार आई है उसने इस मध्य प्रदेश को सही राह पे ला दिया है। ठीक है, मैं एक सवाल इसमें जोड़ दूंगा, फिर एक अजय जी से भी सवाल है, एक सवाल इसमें जोड़ देता हूं। आप जो बता रहे हैं आज ही कैबिनेट में फैसला हुआ, कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई बात मैं बता रहा हूं। आज ये भी कहा गया कि ये तो कांग्रेस शासनकाल में दिया नहीं गया था, परिवहन निगम के कर्मचारियों का 15 महीने का वेतन रुका हुआ था। कोरोना काल में 15 महीने का वेतन, आज इस पर फैसला हुआ है। 5 महीने से आपकी सरकार थी, आज क्यों फैसला हुआ आते से? और कोरोना काल में कितनी, आशीष जी, जरूरत थी, आप समझ रहे हैं कितनी पैसे की जरूरत थी?
क्यों? पुनीत जी 15 माह में नहीं हुआ, तभी तो मेरे मुखिया ने आज किया। तो इसके लिए तो मुझे आते से कर देते ना, आज क्यों किया? यही तो सवाल है आशीष जी। 5 महीने से आपकी सरकार है, 5 महीने से आप ही दावा कर रहे हैं। सबसे पहले जिस काल में पैसे की खूब जरूरत थी, आज जब कोरोना कुछ लॉकडाउन समाप्त हो गया, उसके बाद आज पैसे की जरूरत है क्या? पैसे की जरूरत जब थी तब क्यों नहीं जारी हुआ? पुनीत जी 15 माह में कमलनाथ सरकार ने इतना कुशासन ले आए थे कि जहां हाथ डालो वहां पोल नजर आती है। तो ये पोल हो सकता है कि सरकार की जानकारी में अभी आई हो और इस पर त्वरित निर्णय लिया गया। मैं वापस से एक विषय पर आता हूं। अजय सिंह जी कह रहे थे कि प्रकरण दर्ज कराया जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज कराया, वो है लोकतांत्रिक प्रकरण, और उसकी आज तिथि भी निर्धारित हो गई है। 3 तारीख को फाइनल जो उस पर दलीलें दी जाएंगी और 10 तारीख को फैसला आ जाएगा। और 10 तारीख को यह तय हो जाएगा कि ये 10 तारीख दिग्विजय और कमलनाथ के राजनीतिक जीवन के ताबूत की आखिरी कील होगी। और उसके बाद इस मध्य प्रदेश में झूठ की, छल की, कपट की राजनीति करने वालों को एक प्रॉपर एक संदेश जाएगा कि यह मध्य प्रदेश है, अगर यहां पर वादा खिलाफी करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। अजय जी, बीजेपी ने बड़ी बारीकी से काम किया है। आप बार बार कहते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते कि जानबूझकर बीजेपी ये उपचुनाव करा रही है और जनता को चुनाव में झोंका गया है। एक बात बताइए, अभी अगर आंकड़ों की हम बात कर लें, मध्य प्रदेश विधानसभा में स्थिति की बात कर लें, जो कांग्रेस की स्थिति है, जो बीजेपी की स्थिति है, 28 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फिगर चाहिए। आप कैसे जीतेंगे? देखिए पुनीत जी, प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को चुना था और हमने 15 महीने में 70% वायदे पूरे किए, जनता के सामने सब कुछ रख दिया, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम 26 लाख से कुछ अधिक किसानों के कर्जा माफ कर पाए तो हमने वही सूची रखी, भाजपा को भी स्वीकार करना पड़ा। हमने नहीं रखी कि हमने 2 लाख तक के कर दिए, हम करने वाले थे। हमने जितनी योजनाएं करी, जनता सारी सीटें कैसे जीत जाएंगे? अजय जी, इतना भरोसा है सारी सीटें जीत जाएंगे? पुनीत जी, प्रदेश की जनता जानती है कि कमलनाथ जी ने प्रदेश को पटरी पे लाए। हम झूठ नहीं बोलते हैं, भाजपा झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती है। अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि प्रदेश में अपराध बढ़ गए। अरे कौन से आंकड़े हैं? एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए। जब भाजपा की सरकार थी, लगातार 4-5 सालों तक मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पे रहा सभी तरह के अपराधों में। महिला अपराध, छोटी बच्चियों से अपराध, अब पहले नंबर पे रहते हुए भी आपको शर्म नहीं आती है। हमारी सरकार के दौरान अपराध कम हुए। एनसीआरबी का नया आंकड़ा भी आने वाला है जल्दी, उसमें वो प्रमाणित भी हो जाएगा। हमारी सरकार की तरक्की की पुष्टि नीति आयोग ने करी। देश में सबसे ज्यादा 6% की ग्रोथ कमलनाथ सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में हुई, देश में पहले नंबर पे। आंकड़े गवाही देते हैं हमारे काम की। आप जुमलीबाजी करते हैं। आप अभी इनसे परिवहन विभाग की बात कर रहे हैं। 6 महीनों से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, एक भी पैसे का। इस 6 महीने से मार्च तक हमारी सरकार थी, हमने वेतन दिया अतिथि शिक्षकों को। ये वही अतिथि शिक्षक और फिर परिवहन कर्मचारियों को नहीं दिया। उनका 10 महीने का वेतन तो आपके कार्यकाल तक अटका हुआ था, आपने भी ध्यान नहीं दिया। फिर आशीष जी कह रहे हैं कि उनका सरकार इतने लूप होल्स थे कि सरकार को 5 महीने बाद याद आई, सरकार को अब पता चला। तो आपको अब 10 महीने में पता चलता है, उनको 5 महीने में पता चलता है। तो जो कर्मचारी है उसकी तो नैया ही डूब गई। 15 महीने तक वेतन ना मिले, समझ रहे हैं आप? पुनीत जी, हमारी सरकार द्वारा किसी के भी वेतन नहीं रोके गए। तो ये 15 महीने का वेतन कैसे रुका हुआ है? आज कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। ये देखिए, ये हमारी सरकार बनने से पहले से रुके हुए थे। हमारी सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं रोकी गई। आपकी सरकार कितने वक्त चली सर? नहीं अजय जी अब फैक्ट पे बात करेंगे। आपकी सरकार, मैं बता रहा हूं, कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ 15 महीने का वेतन रुका हुआ था। आपकी सरकार कितने महीने चली, कितने वक्त तक चली, आप मुझे बताइए। 15 महीने की सरकार थी ना, 5 महीने शिवराज सरकार को हो गए, 20 महीने हो गए। आपका कार्यकाल नहीं था, नहीं गिरेंगे आप। आपने पैसा दे दिया था, उसके पुराना पैसा था क्या? अजीब बात है अजय जी।
पुनीत जी, मैं आपको चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दस्तावेज दें कि हमारी सरकार ने किसी की वेतन रोकी हो, सब स्पष्ट होगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, 80% अतिथि शिक्षकों के वेतन इन्होंने 6 महीने से नहीं दिए। क्या ये झूठ है? मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं स्वीकार कर लूं। हमारी सरकार द्वारा किसी की वेतन नहीं रोकी गई थी। हमारी सरकार ने जो भी काम किए सबके सामने है। भोपाल इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट धूल खा रहे हैं इन्हीं विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र में, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जुमले दे रहे हैं, किस्से कहानियां सुना रहे हैं। ये मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। अस्पताल में गए, मरीज कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमें खुद दवाइयां देने जाना पड़ता है। अव्यवस्था का आलम है। प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है, भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है। ठीक है, बीजेपी की तैयारी की बात कर लेते हैं। आशीष जी, तैयारी कितनी है? मुद्दे बहुत सारे हैं। केवल ये उपचुनाव में ये 15 महीने का आप कुशासन कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सुशासन था। केवल इस पर बात नहीं होगी, किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की सरकार है ना, विधानसभा में जो डेटा जारी होता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। फिर उस बात को, चूंकि बीजेपी पहले दावा कुछ और कर रही थी, विधानसभा में कुछ और गणित और अंक सामने आ गए, तो अब बीजेपी को कैसे बात को संभाले? तो फिर भूपेंद्र सिंह जी सामने आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो डेटा तो गलत है, उसकी जांच की तुरंत जांच करके और रिपोर्ट आना चाहिए। फिर ऐसे मामले में जब बीजेपी दावा कर रही है कि केवल यह आंकड़ों का हेरफेर है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस का मूल वादा क्या था? 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी, और वो 15 माह में भी नहीं हो पाई। अब कोई आंकड़ा आ जाए झूठा, कोई एक भ्रम फैलाने के लिए एक बात विधानसभा में आंकड़ा झूठा कैसे पेश हो जाता है? आशीष जी, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश, मुझे समझाइए प्लीज कि विधानसभा में आंकड़ा झूठा कैसे पेश हो गया। पुनीत जी सुनिए, पुनीत जी, मैं आपको 200 रुपए देने के लिए बुलाऊं और 10 पैसे दे के कह दूं कि मैंने आपका जो भी लेना देना था वो पूरा कर दिया, क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? ये बताइए कि वो साहूकार वाला हिसाब हो गया क्या? नहीं, ये बताइए वो साहूकार वाला आशीष जी हिसाब हो गया कि दिए उसको 100 रुपए और 1000 रुपए पे अंगूठा लगवा लिया? क्या ये ऐसा हिसाब होता है? और लिखित में सरकार ये बता रही है, लिखित में सरकार बता रही है, सरकार की बात पे भरोसा कैसे ना किया जाए? और कैसे ये आप साबित करेंगे कि ये डेटा गलत है? फिर इस पे तुरंत रिपोर्ट आना चाहिए, जांच। पुनीत जी, एक कैटेगोरिकली मैं इसका जवाब देता हूं कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफ किसानों का 2 लाख तक का नहीं हुआ। किसानों को कांग्रेस ने, कमलनाथ ने छला उनको झूठे प्रमाण पत्र अपने कांग्रेस कार्यालय में बांटे। ये अकाट्य सत्य है। दूसरी बात, जनता की दलीलों में अभी जो हम जी रहे हैं इसका प्रमाण हमें नवंबर में मिल जाएगा, 10 तारीख को। दूसरा विषय, चुनाव की तैयारियों की आप बात करें। देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2 स्तर पर लड़ती है। अगर हमारी सरकार होती है तो सरकार बेनिफिशियरी को जो अपनी योजनाएं लेके जाती है उनके क्रियान्वयन जो हुए होते हैं उस पर लड़ती है। और दूसरा, हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, उस रणनीति पे हम कार्य करते हैं। वक्त की कमी है आशीष जी, वक्त की कमी है। लेकिन एक चीज और है आशीष जी, ये बात भी आपको मानना पड़ेगी कि ये केवल मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव नहीं है, ये केंद्र की परीक्षा भी है। इसमें केंद्र की परीक्षा ऐसे है क्योंकि किसानों को लेकर जो बिल लेकर आई है, और प्रदेश में यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि नाराजगी है, बीजेपी कह रही है कि बरगला रही है। तो एक ये केंद्र का भी टेस्ट होने वाला है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है।